गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगी इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। जल ही जीवन है, ये वाक्य न जाने कितनी बार हमारी आंखों के सामने से गुजरा होगा। न जाने कितनी बार हमने इसे किसी न किसी जागरूकता कार्यक्रम में सुना होगा, पर फिर भी आज भी हम निश्चिंत हैं। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में। जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव, उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। मैं हूं आरजे सनी, और दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है कि पानी हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। इसके बिना जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अकेले भारत में बात करें तो इंडिया में पूरी दुनिया में फ्रेश वाटर सोर्स का मात्र 4% मौजूद है, और वैश्विक जनसंख्या के 18% यानी भारतीय आबादी को इसी से पेयजल उपलब्ध कराना होता है। भूमिगत जल के दिन पर दिन गिरते हुए स्तर की खबरें तो आपने समाचार पत्रों में सुनी ही होंगी, बट साइंटिफिकली इन सब चीजों के पीछे क्या कारण है, आज यही सब बातें होंगी आज के हमारे इस कार्यक्रम में, जो लेकर के आ रही हैं चित्रा शर्मा, और विशेषज्ञ हैं ललित शर्मा, जिन्होंने जल प्रबंधन के ऊपर काफी काम किया है। आज के हमारे विषय का नाम है जल प्रबंधन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी FM 24 भिवाड़ी कम्युनिटी रेडियो के श्रोताओं को मैं बहुत आदर के साथ नमस्कार करता हूं। मैं ललित शर्मा SM सहगल फाउंडेशन गुड़गांव के साथ जुड़ा हुआ हूं, और काफ़ी समय से जल प्रबंधन के ऊपर काफ़ी काम कर रहा हूं। अगर हम अपने भिवाड़ी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पानी का एक ही स्रोत है, और वो है ज़मीन का पानी। ज़मीन का पानी ऐसा नहीं है कि ये असीमित है। इसको हम लोग अगर सीधी सादी सी एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये बिल्कुल एक बैंक अकाउंट की तरह है। आपके बैंक में जितने पैसे होते हैं आप उतने ही पैसे उससे निकाल के काम में ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट बना रहे और उसको आप इस्तेमाल करते रहें, तो आप उसमें सिर्फ निकालना नहीं, उसके अंदर कुछ पैसे डालते रहना भी पड़ेगा। वरना आपके बैंक अकाउंट में कितने भी पैसे हों, आप उससे निकालते ही रहेंगे तो एक ना एक दिन आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, और जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि अब बैंक में पैसा नहीं है तो मेरा खर्च कैसे चलेगा। तो इसलिए आपको पहले से उसको थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको कब कितना पैसा चाहिए है। आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा उस समय अवेलेबल हो। इसी तरह से हमारा जो ज़मीन का पानी है वो एक बैंक अकाउंट के रूप में हमारे लिए काम कर रहा है। एक सीमित मात्रा में ज़मीन के अंदर पानी है, आपको जितनी ज़रूरत होती है आप उतना निकालते हैं। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि हम पानी को निकालते तो रहते हैं, लेकिन हम उसमें डालते तो कुछ भी नहीं, और जब कुछ डालेंगे नहीं तो होगा ये कि एक ना एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि साहब
बारिश का पानी इतना जाता है तो वो ज़मीन के अंदर ही जाता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ज़मीन के अंदर वो जाता है, नहीं जाता है, कैसे जाता है, क्यों जाता है, कितना जाता है? नहीं, हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा। तो आज चलिए उसको हम फिर से एक बार सोचते हैं कि ऐसा कैसे होता है। ज़मीन के अंदर जो पानी जाता है वो हमारी धरती की जो तहें हैं, मिट्टी की तहें हैं, कहीं रेतीली है, कहीं बलुई है, कहीं चिकनी मिट्टी है, उन तहों से होता हुआ नीचे हमारा जो ज़मीन का पानी है, जिसको हम लोग चौवान बोलते हैं, उसमें जाके मिलता है। अब अगर आप देखें तो ज़मीन के अंदर क्या कोई बाल्टी रखी हुई है या कोई बहुत बड़ा टैंक बना हुआ है जिसके अंदर ये पानी रहता है? नहीं, टैंक और बाल्टी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ज़मीन के अंदर बेसिकली मिट्टी के जो कण होते हैं, उन कणों के बीच में कुछ खाली जगह होती है और उस खाली जगह में या तो हवा होती है या पानी होता है। तो जब पानी उन कणों के बीच में जाता है तो हवा बाहर निकलती है और उसकी जगह पानी ले लेता है। वही हमारा चौवान बन जाता है, जिसको हम भूजल कहते हैं या वाटर एक्वीफर भी कहा जाता है उसको अंग्रेजी में। अब आप देखिए कि आपका चौवान अगर मैं कहूँ कि 100 फीट नीचे है, यानी कि आपके ज़मीन के पानी का स्तर 100 फुट नीचे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 फुट की ऊपर की जो ज़मीन है वो सूखी है, यानी मिट्टी के कणों के बीच में हवा है, पानी नहीं। और 100 फुट नीचे अगर आप जाते हैं तो मिट्टी के कणों के बीच में पानी है, हवा नहीं। और जब आप पानी निकालते हैं तो वही पानी आपके बोर के माध्यम से, कुएं के माध्यम से या हैंडपंप के माध्यम से जब आप ऊपर निकालते हैं तो वो कणों के बीच से रिश्ता हुआ आपके कुएं में, बोर में या हैंडपंप में आता है। अब हम पानी निकालने की प्रक्रिया तो जानते हैं कि पानी हम इस तरह से निकालते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने बैंक से पैसा निकाला, आपने चेक डाला या एटीएम से जाके पैसा निकाल लिया या किसी और माध्यम से पैसा निकाल लिया। लेकिन पैसा जमा करने की प्रक्रिया बैंक में जिस तरह होती है उसी तरह से हम जरा इसको भी एक बार देखें कि ज़मीन के अंदर पानी जाता कैसे है। हमारे इस एरिया में आप ये मान लीजिए 1.5 से 2 फुट के करीब सालाना बरसात होती है, यानी कि 1.5 फुट अगर पूरी बरसात के पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाए कि उस जगह कितनी बरसात का पानी गिर रहा है, तो उसकी मोटाई 1.5 से 2 फुट के बीच कहीं होगी। और वो पानी आप ये मान लें कि पूरा का पूरा पानी सपोज ज़मीन के अंदर चला गया, तो अब हमें ये सोचना है क्या वो सारा का सारा पानी ज़मीन के अंदर जा रहा है, और अगर जा रहा है तो क्या वो नीचे चौवान से जाके मिल रहा है। अगर चौवान से जाके मिल रहा है तब हम कहेंगे कि हाँ भाई हम पानी निकाल रहे हैं और साथ साथ पानी उसमें नीचे जा रहा है। लेकिन अगर वो चौवान से नहीं मिल रहा है तो फिर हम ये मान सकते हैं कि नहीं पानी हम निकाल तो रहे हैं पर नीचे नहीं जा रहा है। अब अगर 2 फुट पानी है, उसको ज़मीन में नीचे लेके जाते हैं तो ज़मीन के जो मिट्टी के कण हैं उनके बीच में जो खाली जगह है वो लगभग 30% तक मैक्सिमम होती है। रेतीली जगह में वो 30% ही जगह खाली होती है जिसमें कि पानी जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 फुट की बरसात हुई तो ये लगभग 6 फीट तक पानी नीचे जाएगा, 6 फीट के नीचे नहीं जाएगा। अब आप कहेंगे साहब पानी ऊपर थोड़ा ही टंगा रह जाएगा, वो नीचे जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पानी नीचे जाता कैसे है। तो पानी नीचे जाने का सीधी सी प्रक्रिया है कि अगर आप पानी को नीचे ज़मीन के अंदर जाता हुआ देखें तो पानी एक लेयर से दूसरी लेयर में जाता है, यानी कि एक तह जो मिट्टी की है वो पहले संतृप्त होगी, उसकी जब तृप्ति हो जाएगी तो फिर नीचे वाली तह को देगी,
फिर नीचे वाली तह की तृप्ति होगी तो फिर वो उससे नीचे वाली तह को देगी। यानी कि ऊपर से पानी आता जा रहा है, वो नीचे की तह को तृप्त करता जा रहा है और वो उससे नीचे वाली को देता जा रहा है। ललित जी, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि पानी अंदर गया, कौन से लेयर पे गया? कोई तरीका है इसको नापने या पता करने का भी? हाँ, उसको नापने और पता करने से पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि वो जा कहाँ तक रहा है। और अब जब तक आपका ऊपर पानी अवेलेबल है तब तक वो नीचे की तहों तक जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि आप हैं, आपके पास 4 रोटी हैं, आपको 4 रोटी की भूख है, आप 4 रोटी खाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 6 रोटी हैं तो 2 रोटी आपके पास बच गई, तो आप कहेंगे कि चलिए 2 रोटी मैं पड़ोसी को दे देता हूँ, उसकी भी भूख शांत हो जाए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है इतना, तो फिर कैसे आप दूसरे को दे पाएंगे? इसी तरह से जब आप 2 फुट का पानी जो आपका बरसात का आया, उससे आपने 6 फुट की नीचे मिट्टी को गीला किया, उसके बाद आपके पास ऊपर पानी नहीं बचा, यानी कि वो कुछ तह नीचे की जो है उनको और गीला कर देगा। उसके बाद पानी ऊपर से तो सप्लाई बंद हो गई, अब आपके पास है ही नहीं, तो दूसरे को क्या दोगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी आपका 6 फुट 8 फुट या 10 फुट से नीचे नहीं गया। अब अगर वो उसके नीचे नहीं जा रहा है तो फिर आपका पानी चौवान तक तो पहुंचा ही नहीं। तो यही कारण है कि आपकी जो चौवान है उसका स्तर नीचे हर साल गिरता जा रहा है। किसान को हर साल अपना जो बोर है उसको देखना पड़ता है कि मेरा बोर का पानी कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया। कई बार ऐसा होता है कि आप बोर से पानी निकालते हैं, थोड़ी देर बोर में पानी आता है और उसके बाद बंद हो गया, यानी कि पानी का लेवल नीचे चला गया। अब आपका पानी पंप जो है आपका पानी नहीं उठा पा रहा है। ललित जी, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि बारिश की पानी आए और हमारे ज़मीन के लेयर्स में पानी पहुंचता गया। लेकिन कोई अब हम लोग सबको मालूम है कि जल की कमी होते जा रही है। कोई आर्टिफिशियल तरीका भी है जिससे कि हम लोग ये पानी का ज़्यादा इसको बढ़ा सकते हैं, इसका स्तर बढ़ा सकते हैं? कोई तरीका है ये सब करने का? हाँ बिल्कुल, इस तरह के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो चीज़ ये है कि हम अगर पानी को पूरे में फैलने की जगह कुछ जगह पर इकट्ठा करें, जैसे हमारे तालाब हैं या कोई एनीकट वगैरह लगा के पानी को इकट्ठा किया जाए, और वो जब एक जगह इकट्ठा होगा तो वो नीचे जाएगा तो वो ज़्यादा पानी, अब आप सोचिए कि जो बरसात 2 फुट की हुई है, अगर उसको हम एक एरिया पे इकट्ठा करें तो 8 फुट 10 फुट एक बार में इकट्ठा हो जाए, और फिर दोबारा बरसात आए तो फिर वो दोबारा इकट्ठा हो जाए, तो इस तरह से कंटिन्यूसली वहाँ पर रिचार्जिंग होती जाएगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हम मिट्टी की तह बाई तह जाने के बजाय उसको सीधा चौवान तक ले जाएं। अब सीधा चौवान तक कैसे जाए, उसके लिए कोई रिचार्ज वेल बनाए। अच्छा। और अगर रिचार्ज वेल नहीं भी बनाए तो हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे कुएं पड़े हैं जो सूख गए हैं, अब वो किसी काम के नहीं है। तो क्यों ना हम जो बारिश का पानी है उस बारिश के पानी को उन कुओं में मोड़ दें। अब ये कुएं जो हैं चौवान के साथ बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं, तो ये कुएं पानी लेके और सीधे चौवान तक पहुंचा देंगे। तो अब इसमें आपका तह बाई तह नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, वो सीधा चौवान पे पहुंच रहा है। इस तरह से हम अपने जल स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ है कि इस तरह से हम अपने जो पानी का बैंक है उसमें पानी डाल के और उसको बराबर कर सकते हैं। हमारा यही कर्तव्य है, हमारा यही धर्म है, और यही हमें करना चाहिए कि हम कम से कम जितना पानी ज़मीन से निकाल रहे हैं उतना पानी ज़मीन के अंदर डालते रहें, नहीं तो जल्द ही ये पानी ख़त्म हो जाएगा। और जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप सोचिए कि आपके आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, फिर वो कहेंगे कि कभी हमारे गांव में पानी हुआ करता था, लेकिन
हमारे बुजुर्गों ने उसको संभाला नहीं, उसके बारे में सोचा नहीं, इसलिए हमें सूखे में रहना पड़ रहा है। ललित जी, ये तो जो आपने बताया ये किसानों के लिए है, लेकिन हम जैसे आम जनता जिनके घर में नेचुरल पानी मतलब टैप वाटर आता है, क्या हम लोग भी किसी तरीके से ये पानी को बचा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं? क्या क्या तरीका है इसका? देखिए, एक जल प्रबंधन के 2 विधाएं हैं। एक विधा है कि आप पानी बचाएं। जी। जितना पानी आप बचा रहे हैं, एक तरह से आप उतना ही पानी पैदा कर रहे हैं। अच्छा। अगर आपकी बाल्टी भर गई है और उसमें से पानी बह रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी दूसरी बाल्टी का पानी आप वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये हुई कि हमें अपने पानी की वेस्टेज को बचाना है। तो इसको हम कहते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जितना पानी की ज़रूरत है उससे कम इस्तेमाल करें या उतना ही इस्तेमाल करें, उसको बेवजह वेस्ट ना करें। तो इस तरह से हम अपने पानी की जो ज़रूरतें हैं उनको रिड्यूस करके इस पानी को ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं। दूसरा होता है सप्लाई साइड मैनेजमेंट, जिसमें कि हमने अभी बताया कि रिचार्ज वेल या एनीकट या तालाब के माध्यम से इसको हम करें। जब पानी की बात हुई है तो आपको भी मालूम है एक खारा पानी भी होता है, तो खारा पानी के लिए क्या किया जा रहा है? वो कितना सेफ होता है या अनसेफ है, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी देंगे? देखिए, खारा पानी पीने के लिए वैसे अगर हम उसको पी सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन मजबूरी में हमें करना पड़ता है जी। और पानी को अगर आप ज़मीन से निकालते जाते हैं तो पानी की ज़मीन के अंदर प्रकृति इस तरह की है, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे आपका पानी का खारापन बढ़ता जाएगा। अच्छा। अब खारेपन को कंट्रोल अगर करना है तो फिर आपको पानी का जो लेवल चौवान का लेवल है उसको नीचे जाने से रोकना पड़ेगा। और नीचे जाने से रोकने का एक ही रास्ता है कि या तो आप पानी कम निकालें या उसमें और पानी डालते रहें। एक बात तो ये है जी। दूसरी बात यह है कि अगर पानी बहुत ज़्यादा खारा है तो उसके लिए फिर आप लोग आरओ लगाते हैं घर में जी। अब सोचिए, आरओ लगाना क्या एक बुद्धिमानी की निशानी है? क्योंकि 20 लीटर पानी अगर आप आरओ से लेते हैं तो उसके लिए आपको 100 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि 80 लीटर पानी जो है आप वेस्ट करते हैं उसमें। अब वो 80 लीटर जो पानी है उसके अंदर जो पूरे 100 लीटर का खारापन था वो तो था ही, साथ ही जो 20 लीटर आपने निकाला है उसका खारापन भी इसमें ऐड कर दिया, यानी कि जो पानी आप आरओ से वेस्ट करते हैं उसमें खारापन और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका क्या सलूशन है? अब खारा पानी तो हर कोई पी नहीं सकता है, लेकिन और उसका स्वाद भी अच्छा नहीं है, तो फिर क्या कोई तरीका है जो हम लोग अपने घर पे ही कर सकते हैं, या अगर उबालने से इसका कोई फ़ायदा हो? नहीं, उबालने से इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए तो एक ही तरीका है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। हर सोसाइटी में? हर सोसाइटी में हम अपने घर में एक छोटा टांका बना सकते हैं और वहाँ पर बरसात का पानी इकट्ठा करके और उसको पीने के लिए इस्तेमाल करें। वो पानी पीने के लिए बहुत अच्छा है और उसमें किसी तरह का खारापन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि छत के पानी को थोड़ा जब इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी या कोई दूसरी जैविक अशुद्धि आ जाए, तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम कोई फ़िल्टर छोटा मोटा उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आरओ फिल्टर की उसमें ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरे फ़िल्टर ऐसे हो सकते हैं, बहुत सीधे साधे फ़िल्टर भी अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल करके हम उस पानी को पीने के योग्य बना सकते हैं। आजकल ये जो बॉटल्ड वाटर आ रहा, फिल्टर्ड वाटर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितना सेफ़ है? लोग सोचते हैं कि वो सुरक्षित हैं, क्या वो सच में सुरक्षित हैं? क्या वो हेल्थ के लिए अच्छा है? तो
देखिए, जो बॉटल्ड वाटर है उसका मेन प्रोसेस आरओ से ही होता है। अच्छा। और आरओ की एक खूबी ये है कि वो जितने उसमें ऑब्जेक्शनेबल मिनरल्स हैं या कंटेमिनेशन है उसको तो हटाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें हमें स्वास्थ्य के लिए चाहिए हैं वो भी उससे हटा देता है। अच्छा। तो ये पानी बहुत अच्छा तो नहीं है पीने के लिए, क्योंकि वो ठीक है सुरक्षित हो सकता है लेकिन पोषक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो भी उससे निकल गए हैं, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बहुत अच्छा नहीं है। ललित जी, इसी के साथ हम ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं और बहुत अच्छा लगा कि आपने पानी के बारे में इतना अच्छा जानकारी दिया। थोड़ा जाने से पहले और समाप्त करने से पहले आप कुछ जनता को कहना चाहेंगे? मैं आप सभी लोगों से एक यही प्रार्थना करूंगा कि जितने पानी की आवश्यकता है सिर्फ उतना पानी इस्तेमाल करें, पानी को बर्बाद होने से रोकें। ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर है, इसको हमें बहुत संजोने की आवश्यकता है और जहां मौका मिले पानी को ज़मीन में अंदर डालने का कोई भी उपक्रम हमें करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। अब तक तो दोस्तों आपको काफी कुछ समझ में आ चुका होगा कैसे हम जल प्रबंधन की मदद ले सकते हैं, नई तकनीकें कौन कौन सी हैं और पानी से जुड़े हुए कितने सारे फैक्ट्स के बारे में हमें पता चला। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है, अगली कड़ी में यह तस्वीर और भी स्पष्ट होगी। इसी विषय पर अगली कड़ी लेकर के हाजिर होंगे जल्द ही। पर आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। अभी के लिए मैं चल रहा हूँ और चलते चलते हमारे दोनों मेहमान चित्रा शर्मा और इस विषय के विशेषज्ञ ललित शर्मा जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारियों को साझा करने के लिए। मैं हूं आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर प्रसारित इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव को। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।